लावण्या ने रुद्र का हाथ पकड़ा और भड़काऊ ढंग से कहा, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। प्रेम एक पल के लिए हिचकिचाया और अविश्वास में रुद्र से पूछा, क्या तुम सच में उसके बॉयफ्रेंड हो? मैं नहीं हूं। रुद्र ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने लावण्या का हाथ हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। लावण्या ने अपने लाल होठों को काटा और जमीन पर जड़वत खड़ी रही। उसके चेहरे पर भाव बहुत गुस्से वाला था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह रुद्र के सामने इतनी तुच्छ होगी कि वह ऐसी छोटी सी बात में भी मदद नहीं करेगा। इसके अलावा उसके आसपास के कई लोगों ने रुद्र की बातें सुनी। उसे लगा कि उसने इस बिंदु पर अपना सारा गौरव खो दिया था। लावण्या बहुत गुस्से में थी, लेकिन उसका रुद्र से निपटने का मन नहीं था। उसे पहले प्रेम से छुटकारा पाना था। प्रेम के ये समझने के बाद कि क्या हो रहा था, वो मुस्कुराया और कहा, लावण्या, ये बच्चा तुम्हारे साथ सहयोग करता हुआ नहीं लग रहा है। प्रेम, मैंने तुमसे अभी कहा था कि मैं तुम्हारे साथ पीने नहीं जाना चाहती। क्या तुम मुझे परेशान करना बंद कर सकते हो? लावण्या ने अपने सामने आदमी को खराब मूड में देखा और उसे ठंडेपन से डांटा। लावण्या, मैंने तुम्हें इतने लंबे समय से पसंद किया है। क्या तुम मुझे बस एक मौका नहीं दे सकती? इस पल में प्रेम पूरी तरह से बेशर्म था और लावण्या को जाने देने से इनकार कर दिया। तुम मुझे पसंद करते हो? लावण्या ने तिरस्कार से कहा और जारी रखा, प्रेम, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी सच्ची भावनाएं नहीं पता? तुम बस मेरे साथ खेलना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो? अगर तुम्हारे पिता की वजह से नहीं होता तो मैं तुमसे बात भी नहीं करती। मैंने कुछ भी बहुत गंभीर नहीं कहा क्योंकि मैं तुम्हारे गौरव को थोड़ा बचाना चाहती थी। लेकिन क्या तुम थोड़ा कम बेशर्म नहीं हो सकते? क्या तुम तभी बेहतर महसूस करोगे जब मैं तुम्हारा अपमान करूं? लावण्या अभी भी रुद्र के उसे अस्वीकार करने पर गुस्से में थी, इसलिए वो अपना गुस्सा केवल प्रेम पर निकाल सकती थी। स्वाभाविक रूप से उसकी बातें बहुत अप्रिय थी। लावण्या द्वारा डांटे जाने के बाद प्रेम का भाव तुरंत बदल गया। उसने लावण्या को घूरकर देखा और चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? क्यों नहीं? तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारे जैसा एक आलसी वारिस जो बस मरने का इंतजार कर रहा है, उसे बाहर जाकर उन छोटी लड़कियों को धोखा देना चाहिए। तुम वास्तव में मुझसे झूठ बोलना चाहते हो। तुम अभी भी बहुत दूर हो। अगर तुम अपमानित नहीं होना चाहते तो दफा हो जाओ। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। लावण्या का गुस्सा भड़का और वह प्रेम पर चिल्लाया। लावण्या की बातें सुनने के बाद प्रेम आखिरकार और नहीं रुक सका। वो लावण्या की ओर भागा और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया। हालांकि जैसे ही प्रेम का हाथ उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने वाला था, लावण्या के हाथ से एक हाथ अचानक बाहर निकला और उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। प्रेम ने अचानक अपना सिर उठाया और देखा कि लावण्या के पीछे का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रुद्र था। लावण्या भी अविश्वास में थी, क्योंकि उसने रुद्र के वापस आने की उम्मीद नहीं की थी। रुद्र एक बीच में पड़ने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि प्रेम किसी को मारने वाला था, तो उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अरे लड़के, इसका क्या मतलब है? प्रेम ने भौहें चढ़ाई। हालांकि मैं इस लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं हूं। क्या आपके जैसे आदमी के लिए इतनी सारी लोगों के सामने एक लड़की को मारना थोड़ा अनुचित नहीं? रुद्र ने भावहीन होकर पूछा। जब प्रेम ने रुद्र की बातें सुनी तो वह एक पल के लिए चौंके बिना नहीं रह सका। फिर उसने एक भयंकर भाव के साथ कहा, तुम खुद को क्या समझते हो? जल्दी से मुझे अभी जाने दो, वरना मैं तुम्हें परेशान कर दूंगा। रुद्र ने प्रेम को उदासीनता से देखा, फिर धीरे धीरे अपनी कलाई को छोड़ा। जब प्रेम ने रुद्र को अपनी पकड़ ढीली करते देखा तो उसने एक घमंडी मुस्कान दिखाई, ये सोचते हुए कि रुद्र ने अपनी जगह जानकर छोड़ दिया था। अरे लड़के, आज का ये मामला तुमसे संबंधित नहीं है, दफा हो जाओ। प्रेम ने घमंड से रुद्र पर चिल्लाया। रुद्र चुपचाप खड़ा रहा। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम मेरी बातों में पड़ने की हिम्मत करते हो? मुझे आज तुम्हें सबक सिखाना होगा। रुद्र, प्रेम ने अपने दोस्त पर उत्साहित होकर चिल्लाया जब उसने देखा कि रुद्र नहीं गया था। प्रेम की बातें सुनने के बाद प्रेम के सभी दोस्त लाचार दिखे।
लेकिन किसी ने भी हमला करने का विकल्प नहीं चुना। तुम सब क्या कर रहे हो? जब मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा तो क्या तुम लोग नहीं सुन रहे थे? प्रेम ने उत्साहित होकर चिल्लाया जब उसने देखा कि उसके दोस्त हमला नहीं कर रहे थे। युवकों में से एक प्रेम के बगल में चला गया और उसे धीमी आवाज में याद दिलाया, प्रेम, याद रखो कि आज भुवन की शादी का दिन है। अगर हम यहाँ मुसीबत खड़ी करते हैं तो बत्रा फैमिली हमें निश्चित रूप से नहीं छोड़ेगी। युवक की बातें सुनने के बाद प्रेम आखिरकार समझ गया कि क्या हो रहा था। वह यह भी जानता था कि बत्रा फैमिली के क्षेत्र में मुसीबत पैदा करना एक बुद्धिमानी भरा विकल्प नहीं था। इसलिए अपने मूड को समायोजित करने के बाद उसने रुद्र से ठंडेपन से कहा, अरे लड़के, तुम आज भाग्यशाली हो। तुम्हारा नाम क्या है? रुद्र सिंघानिया। रुद्र ने प्रेम को देखा और शांति से जवाब दिया। जब लावण्या ने रुद्र सिंघानिया का नाम सुना तो वो मुड़ी और एक अविश्वसनीय भाव के साथ रुद्र को देखा। ठीक है, तुम्हारा नाम रुद्र है ना? बस इंतजार करो, आज हम दोनों के बीच ये खत्म नहीं हुआ है। समय आने पर मैं तुमसे हिसाब करूंगा। प्रेम ने अपने आदमियों के साथ जाने से पहले रुद्र पर उत्साहित होकर चिल्लाया। प्रेम और अन्य लोगों को जाते देखने के बाद रुद्र की आंखों में लाचारी का एक निशान झलका। वो बस प्रेम जैसे लोगों के साथ परेशान नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने मुड़ने और जाने की योजना बनाई। थोड़ा रुको, लावण्या ने अपने विचारों को इकट्ठा करने के बाद जल्दी से रुद्र पर चिल्लाया। रुद्र धीरे धीरे उसे देखने के लिए मुड़ा। उसने धीरे से पूछा, क्या कुछ और है? तुमने अपना नाम क्या बताया था? लावण्या ने उलझन में पूछा। रुद्र सिंघानिया। ये सच में तुम हो? मुझे आश्चर्य हो रहा था कि तुम इतने परिचित क्यों लग रहे थे। इतने सालों बाद मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाई, लावण्या ने खुशी से कहा। जब रुद्र ने लावण्या की बातें सुनी तो उसका भाव और भी ज्यादा उलझा हुआ लग रहा था। उसने भौहें चढ़ाई और पूछा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तुम वास्तव में मुझे पहचानते भी नहीं हो। लावण्या ने रुद्र को देखा और थोड़ा होठों को खुलाया, जैसे कि वो थोड़ी गुस्से में थी। मुझे कोई याद नहीं है। रुद्र ने अपने सिर को खुजलाया और लाचार होकर कहा, ये मैं हूं, लावण्या। लावण्या ने रुद्र पर उत्साहित होकर चिल्लाया, तुम लावण्या हो? रुद्र ने अपने सामने की लड़की को देखा और तुरंत हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे पर अविश्वास की अभिव्यक्ति थी। हालांकि रुद्र केवल उसकी उपस्थिति को देखकर यह नहीं बता सकता था कि ये लड़की कौन थी, लेकिन वह लावण्या नाम से अभी भी बहुत परिचित था। लावण्या रुद्र की प्राथमिक स्कूल की सहपाठी थी। उस समय रुद्र अभी भी इंदौर में रह रहा था और उसके माता पिता अभी तक नहीं गुजरे थे। वो शायद रुद्र के लिए सबसे खुशी का समय था। लावण्या रुद्र की प्राथमिक स्कूल की डेस्क में थी और वे दोनों अक्सर एक साथ स्कूल जाते थे। हालांकि लावण्या के परिवार के विदेश चले जाने के बाद रुद्र ने उससे फिर कभी नहीं सुना। क्या तुम अब जाना चाहते हो? लावण्या ने रुद्र से मुस्कान के साथ पूछा। मैंने तुमसे यहां मिलने की उम्मीद नहीं की थी। हमें आखिरी बार मिले हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, है ना? रुद्र ने लावण्या से आश्चर्य में कहा। हाँ, सही है। जब से मेरा परिवार यहां से गया मैंने तुम्हें नहीं देखा है। लावण्या ने धीरे से सिर हिलाया। रुद्र एक पल के लिए हिचकिचाया और लावण्या से धीरे से पूछा, क्या तुम अब विदेश में नहीं रह रही हो? मैं 2 साल से देश में वापस आ गई हूं। मेरे पिता का व्यवसाय अब इंदौर में है, इसलिए हमारा परिवार वापस आ गया, लावण्या ने समझाया। तो ऐसा है? रुद्र ने विचार पूर्वक सिर हिलाया। वैसे तुम इन वर्षों से क्या कर रहे हो? जब मैं वापस आने के बाद तुम्हें खोजने के लिए तुम्हारे घर गई तो उन्होंने क्यों कहा कि तुम मर गए थे? लावण्या ने रुद्र से धीरे से पूछा। उनकी नजरों में मैं मर गया हो सकता हूं। रुद्र असहाय होकर मुस्कुराया और जारी रखा, मैं मुंबई में विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था और शायद ही कभी वापस आता हूं। मैं इस बार कुछ व्यक्तिगत मामलों के कारण वापस आया हूं। लावण्या ने अपनी आंखें झपकाईं और एक अजीब स्वर में पूछा, क्या तुम वंशिका महाजन की शादी में भाग लेने के लिए यहाँ हो? लावण्या और वंशिका एक दूसरे को जानते थे, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से रुद्र और वंशिका के बीच के संबंध को जानती थी। नहीं, मैं किसी और चीज के कारण वापस आया।
संयोग से वंशिका की शादी आज हो रही है, तो मैं देखने के लिए यहां आया हूं। रुद्र ने जवाब दिया। ओ ओ। लावण्या ने सिर हिलाया, फिर धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया और रुद्र को देखा और धीमी आवाज में कहा, रुद्र, क्या तुम जानते हो? क्या जानते हो? रुद्र ने एक परप्लेक्स्ड अभिव्यक्ति के साथ पूछा जब उसने लावण्या की हिचकिचाती अभिव्यक्ति को देखा। वास्तव में ये कुछ खास नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूंगी। लावण्या ने अपना छोटा हाथ हिलाया और लापरवाही से कहा, तुम बात कर रही हो कि वंशिका एक विकलांग आदमी से शादी करने जा रही है ना? रुद्र ने उदासीनता से पूछा। तुम ये पहले से ही जानते हो? लावण्या ने रुद्र को देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक थी। ये कोई रहस्य नहीं लगता। रुद्र हल्के से मुस्कुराया। तुम अभी भी हंस सकते हो। वंशिका इतनी अच्छी दिखती है और प्रतिभाशाली है, लेकिन अब उसे एक मूर्ख से शादी करनी पड़ रही है। मुझे लगता है कि यह उसके लिए लायक नहीं है। मैंने यहां तक सुना कि वंशिका ने इसके कारण कई बार अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन बत्रा परिवार कुणाल के जीवन के साथ उसे धमकी दे रहा था। अंत में उसके पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लावण्या ने रुद्र से फुसफुसाया, फिर अपनी आंखें झपकाई और जारी रखा, क्या तुम जानते हो कि कुणाल एक कार दुर्घटना में शामिल था? हाँ। रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया। मुझे लगता है कि स्वर्णा बत्रा निश्चित रूप से इसमें शामिल है। वो महिला एक अच्छी इंसान नहीं है, लावण्या ने जारी रखा। लावण्या के शब्दों को सुनने के बाद रुद्र को एहसास हुआ कि बत्रा परिवार ने महाजन परिवार के साथ जो किया था वो बिल्कुल भी कोई रहस्य नहीं था। चूंकि लावण्या इतना कुछ जानती थी, इसका मतलब यह था कि इंदौर में बाकी सभी को भी पता होना चाहिए। हालांकि जनार्दन महाजन चिंतित था कि बत्रा परिवार कुछ और भी अधिक अपमानजनक करेगा, इसलिए वह केवल सहन करने और विरोध न करने का चुनाव कर सकता था। जब लावण्या ने देखा कि रुद्र कुछ नहीं कह रहा था, तो वो अपने दिल में आह भरने से खुद को रोक नहीं सकी। उसने मूल रूप से सोचा था कि रुद्र इन चीजों को जानने के बाद बहुत हैरान और गुस्से में होगा। हालांकि रुद्र की अभिव्यक्ति इस समय बहुत शांत थी, जिससे लावण्या को थोड़ा निराशा हुई। उसने इस मामले के बारे में थोड़ा सोचा और महसूस किया कि यह वास्तव में एक बहुत ही सामान्य बात थी। आखिरकार इतने साल बीत चुके थे और रुद्र के साथ बहुत कुछ हुआ था। रुद्र हमेशा एक बच्चे की तरह नहीं हो सकता था। लावण्या को लगा कि अब उसके सामने खड़ा रुद्र वो रुद्र नहीं हो सकता जिसे वो उस समय जानती थी। इसने लावण्या को थोड़ा निराश महसूस कराया। पलक झपकते ही आधा घंटा बीत गया। लगभग सभी मेहमान आ चुके थे। इस समय पूरा हॉल मेहमानों से भरा हुआ था और हर कोई दूल्हा और दुल्हन के प्रकट होने का इंतजार कर रहा था। हालांकि रुद्र ने महसूस किया कि जो लोग आए थे वे सभी बत्रा परिवार द्वारा आमंत्रित किए गए थे और महाजन परिवार से कोई भी यहां नहीं था। इस समय महाजन परिवार के पास शादी का विरोध करने के लिए इस विधि का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जल्द ही एमसी मंच पर चला गया और शादी के आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की। भुवन और वंशिका लोगों के एक समूह के साथ मंच पर चले गए। रुद्र ने वंशिका को देखते हुए अपनी आंखें संकरी कर ली। वो भावनाओं से भरा हुआ था। उन्हें आखिरी बार मिले हुए इतने साल हो गए थे, लेकिन वंशिका अभी भी हमेशा की तरह सुंदर थी। जब एक शादी की पोशाक में वंशिका ने वहां मौजूद सभी को चकित कर दिया। हालांकि रुद्र वंशिका की आंखों में निराशा की एक झलक देख सकता था। वो एक ज़ॉम्बी की तरह अपने शरीर को हिला रही थी। जल्द ही भुवन और वंशिका मंच पर चले गए। भव्य रोशनी उन दोनों पर चमकी। रुद्र की ठंडी नजरें वंशिका की स्थिति पर टिकी हुई थी और उसका शरीर कांप रहा था। अगर रुद्र इंदौर वापस नहीं आया होता तो उसे पता नहीं चलता कि महाजन परिवार इन चीजों से पीड़ित था। हालांकि महाजन परिवार अभी भी बहुत भाग्यशाली था। वो बहुत देर से वापस नहीं आया था। कम से कम वो वंशिका को बत्रा परिवार से बचा सकता था। रुद्र ने दूल्हे को देखा। भुवन एक मोटा आदमी था जिसका वजन लगभग 200 पाउंड था। उसका आईक्यू केवल एक 5 साल के बच्चे जितना था, लेकिन उसमें हिंसक प्रवृत्तियां थी और वो लोगों को मारना पसंद करता था। जहां तक वंशिका की बात थी,
वो शहर में एक प्रसिद्ध सुंदरता थी। वो न केवल सुंदर थी, बल्कि उसमें एक असाधारण आभा भी थी। महाजन परिवार के साथ कोई दुर्घटना होने से पहले अनगिनत लोग गुप्त रूप से वंशिका से प्यार करते थे। हालांकि जब इन लोगों को पता चला कि वंशिका भुवन से शादी करने जा रही थी, तो उन्होंने इस पर आंखें बंद करने का विकल्प चुना और कायर बन गए। आखिरकार बत्रा परिवार इंदौर के शीर्ष परिवारों में से एक था। कोई भी जो उन्हें नाराज करता था, वो मौत को आमंत्रित करता था। इस समय मंच के नीचे अनगिनत लोग उस लार टपकाने वाले मूर्ख से ईर्ष्या कर रहे थे। उन्होंने यहां तक महसूस किया कि अगर उसके जैसा कोई व्यक्ति भी अपनी पत्नी के रूप में ऐसी शीर्ष स्तरीय महिला से शादी कर सकता है, तो वे शायद एक मूर्ख से भी बेहतर नहीं हो सकते। भुवन का जीवन कितना अच्छा है। वो वास्तव में वंशिका महाजन जैसी एक शीर्ष स्तरीय सुंदरी से शादी करने में सक्षम है। ये सही है। ये बस स्वर्ग से एक उपहार है। अगर वंशिका मुझे दी जाती तो कितना अच्छा होता। चिंतित होने की जरूरत नहीं है। भुवन एक मूर्ख है। वंशिका जल्द ही खुद को रोक नहीं पाएगी। वो फिर दूसरे पुरुषों को ढूंढेगी। फिर हमें एक मौका मिलेगा। भाई, क्या तुम पागल हो? भुवन एक मूर्ख है, लेकिन बत्रा फैमिली मूर्ख नहीं है। उसका चचेरा भाई स्वर्णा बत्रा किस तरह का व्यक्ति है? अगर तुम वंशिका को छूने की हिम्मत करते हो तो तुम मर जाओगे। तुम क्या जानते हो? दरअसल भुवन के पिता ने पहले ही वंशिका को पसंद कर लिया है। वो उसके पिता के लिए एक उपपत्नी ले रही है। स्टेज के नीचे कुछ लोग इकट्ठा हुए और धीरे धीरे चर्चा करने लगे। जब लावण्या ने उनकी बातचीत सुनी तो उसकी आंखों में गुस्से की एक झलक दिखाई दी। वो मुड़ी और उन लोगों पर घूरने लगी। उन लोगों ने लावण्या को नजरअंदाज करना चुना और धीरे धीरे चर्चा करना जारी रखा। शादी पहले ही शुरू हो चुकी थी। खूबसूरत एंकर ने माइक्रोफोन पकड़ा और भुवन से मुस्कुराते हुए पूछा, मिस्टर भुवन बत्रा, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या आप मिस वंशिका महाजन से शादी करने के लिए तैयार हैं? भुवन अपने हाथ में खिलौने से खेल रहा था और एंकर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। यहां तक कि जब दूसरों ने भुवन को पीछे से उकसाया, तब भी भुवन ने प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि जब एक खूबसूरत लाल पोशाक में एक सुंदर महिला भुवन की दृष्टि में दिखाई दी, तो भुवन तुरंत आज्ञाकारी बन गया। उसने जल्दी से सिर हिलाया और हकलाया, मैं तैयार हूं। एंकर मुस्कुराया और वंशिका को देखने के लिए मुड़ा। उसने उससे धीरे से पूछा, मिस वंशिका महाजन, क्या आप मिस्टर भुवन बत्रा से शादी करने के लिए तैयार हैं? एंकर का सवाल सुनने के बाद वंशिका चुप हो गई। उसने अपना सिर नीचे रखा। ये नहीं जान रही थी कि कैसे जवाब देना है। जब पोशाक में सुंदरी ने देखा कि वंशिका चुप थी, तो वह थोड़ी नाराज दिखी। फिर उसने वंशिका के बगल में दुल्हन की सहेली को देखा। जब दुल्हन की सहेली ने पोशाक में सुंदरी की नजर देखी, तो उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और धीमी आवाज में कहा, मिस महाजन, क्या आप अब अपने शब्द से पीछे हट रही हैं? वंशिका का नाजुक शरीर थोड़ा कांप गया। फिर उसने जल्दी से कहा, वह तैयार नहीं है। इससे पहले कि वंशिका अपनी बात पूरी कर पाती, स्टेज के नीचे से एक आवाज आई। जब सभी ने ये आवाज सुनी, तो वे सभी हक्के बक्के रह गए। वे सदमे में थे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि कोई बत्रा फैमिली की शादी में परेशानी पैदा करने के लिए इतना बहादुर होगा। वंशिका, जो स्टेज पर खड़ी थी, ये सुनकर अनजाने में नीचे देखा। फिर उसने अपनी नजर रुद्र पर टिका दी। रुद्र सिंघानिया। वंशिका को नहीं पता था कि रुद्र पहले ही लौट आया था। जब उसने रुद्र को देखा तो वह हैरान थी। लावण्या, जो रुद्र के बगल में खड़ी थी, और भी हैरान थी। वो रुद्र के सबसे करीब थी, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से सुन सकती थी कि ये वही था जिसने अभी चिल्लाया था, रुद्र, क्या तुम पागल हो? लावण्या ने रुद्र को देखने के लिए मुड़ा और चिल्लाया, मैं पागल नहीं हूं। रुद्र ने उदासीनता से जवाब दिया और कहा, वंशिका इस मूर्ख से शादी नहीं करना चाहती। बेशक कोई भी मूर्ख से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन तुम्हें ये बात क्यों बतानी पड़ी? लावण्या ने अपनी गीली आंखें चौड़ी की और गुस्से से चिल्लाया, चूंकि वह तैयार नहीं है तो वह क्यों कहेगी? रुद्र ने उदासीनता से जवाब दिया, फिर सीधे स्टेज पर चला गया।
रुद्र, तुम क्या कर रहे हो? जब लावण्या ने रुद्र को स्टेज की ओर चलते देखा तो उसने जल्दी से हाथ बढ़ाया और उसे वापस खींच लिया। हालांकि रुद्र बहुत मजबूत था, लावण्या उसे बिल्कुल भी रोक नहीं पाई। एक पल में सभी का ध्यान रुद्र पर केंद्रित हो गया। कोई भी ये नहीं समझ पाया कि वो क्या कर रहा था। यहां तक कि स्टेज पर एंकर भी अवाक था। ये बच्चा कौन है? क्या ये बच्चा पागल है? वो वास्तव में यहाँ परेशानी पैदा करने आया है। क्या वो मौत को दावत नहीं दे रहा है? ये सही है, ये बत्रा फैमिली की शादी है। यहाँ परेशानी पैदा करने और मौत को दावत देने में क्या अंतर है? यह व्यक्ति वंशिका महाजन का प्रेमी होना चाहिए। वो उसे भुवन से शादी करते हुए स्वीकार नहीं कर सकता। सभी ने रुद्र को देखा और चर्चा करना शुरू कर दिया। प्रेम, जिसका रुद्र के साथ पहले एक संघर्ष था, ने स्वाभाविक रूप से पहचान लिया कि स्टेज पर चल रहा व्यक्ति रुद्र था। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन ठंडी हंसी हंसी। फिर उसने अपने दिल में आहें भरी। लगता है कि इस बार मुझे कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। कोई मुझे रुद्र को सबक सिखाने में मदद करेगा। स्टेज पर वंशिका ने भी जो कुछ हो रहा था उस पर प्रतिक्रिया दी। उसने जल्दी से रुद्र पर सिर हिलाया, ये इंगित करते हुए कि रुद्र को आगे चलना जारी नहीं रखना चाहिए। हालांकि रुद्र ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा और स्टेज पर चलना जारी रखा। बत्रा फैमिली के चेहरे बदसूरत होने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई यहाँ आकर परेशानी पैदा करने के लिए इतना बहादुर होगा। प्रवीण, जाओ और देखो कि क्या हो रहा है। पोशाक में सुंदरी स्वर्णा बत्रा ने अपने बगल में आदमी से फुसफुसाते हुए कहा। ठीक है। प्रवीण बत्रा ने सिर हिलाया और फिर बड़े बड़े कदमों से रुद्र की ओर चला गया। उसने रुद्र से धीमी आवाज में पूछा, सर, आप क्या चाहते हैं? चले जाओ। रुद्र को बत्रा फैमिली पसंद नहीं था, इसलिए उसने प्रवीण को ठंडे लहजे में डांटा। सर, आज मेरे भाई की शादी है। क्या आपका मुझे जाने के लिए कहना थोड़ा अनुचित नहीं है? इसके अलावा मैं आपको नहीं पहचानता। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको किसने आमंत्रित किया? अब जब इतने सारे लोग देख रहे थे तो प्रवीण ने अति करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने दिल में गुस्सा दबाया और रुद्र से धीमी आवाज में पूछा, क्या यह व्यक्ति रुद्र सिंघानिया नहीं है? हालांकि इस समय एक व्यक्ति अचानक चिल्लाया। रुद्र धीरे धीरे उस व्यक्ति को देखने के लिए मुड़ा। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रुद्र के चाचा का बेटा, रुद्र का चचेरा भाई पवन सिंघानिया था। जब पवन ने रुद्र को मुड़ते देखा तो वह और भी निश्चित था कि यह रुद्र था। वह जल्दी से भीड़ से बाहर भागा और रुद्र पर चिल्लाया, रुद्र, तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरे साथ अब चलो। पवन इस तरह का व्यवहार इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उसे रुद्र की परवाह थी, बल्कि इसलिए कि वह रुद्र के कारण सिंघानिया फैमिली और बत्रा फैमिली के बीच के संबंध को प्रभावित नहीं करना चाहता था। जब प्रवीण को पता चला कि रुद्र सिंघानिया फैमिली से था तो वह जाहिर तौर पर बहुत अधिक सहज था। भले ही इंदौर की तुलना मुंबई से नहीं की जा सकती थी, फिर भी देवनगर में यह निश्चित रूप से टॉप 3 में था। बत्रा फैमिली का इंदौर में प्रभाव भयानक था। मूल रूप से जब तक यह इंदौर में थोड़ा प्रसिद्ध परिवार था, बत्रा फैमिली के उसके साथ संबंध होते थे। रुद्र का परिवार उसके माता पिता की मौत के कारण धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया। अब उन्हें इंदौर में केवल एक छोटा परिवार माना जा सकता था। यह देखकर कि रुद्र इतना आरोगेंट था और ऐसी ओकेजन में परेशानी पैदा करने की हिम्मत कर रहा था, प्रवीण ने सोचा कि रुद्र की बैकग्राउंड भयानक थी। हालांकि पवन की उपस्थिति ने प्रवीण के संदेह को तोड़ दिया। अगर रुद्र सिंघानिया फैमिली का एक सदस्य था तो उसे रुद्र से निपटते समय कोई चिंता नहीं होगी। पवन ने रुद्र को देखा और बहुत पजल था। आखिरकार रुद्र को सिंघानिया फैमिली से बाहर निकालने के बाद वह कभी वापस नहीं आया था। इस पल में रुद्र अचानक इंदौर वापस आ गया था। पवन डिसबिलीफ में था। हालांकि पवन को इस बात की परवाह करने का मूड नहीं था कि रुद्र क्यों वापस आया। वो बस जल्दी से रुद्र से छुटकारा पाना चाहता था। अगर रुद्र ने सच में इस बात को एक बड़ा मुद्दा बना दिया तो उनके सिंघानिया फैमिली को भी सफर करना पड़ सकता था। रुद्र, क्या ये एक ऐसी जगह है जहां तुम गड़बड़ कर सकते हो? अब मेरे साथ आओ।
पवन ने एक एल्डर की तरह रुद्र को डांटते हुए चिल्लाया, तुम अपने आप को क्या समझते हो? चले जाओ। रुद्र का पवन के प्रति अच्छा इंप्रेशन नहीं था और उसने कोल्डली कहा, तुम सच में मुझे चले जाने की हिम्मत करते हो? रुद्र, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब बहुत कुछ हो? मेरी डांटने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे निपट नहीं सकता क्योंकि तुमने कुछ साल कहीं और पढ़ाई की है? पवन ने अपनी आंखें वाइड ओपन करके चिल्लाया। रुद्र के माता पिता के गुजरने के बाद पवन अक्सर रुद्र को बुली करता था और उसे ह्यूमिलिएटेड करता था। पवन की नजरों में रुद्र कचरा था। इस पल में पवन को रुद्र जैसे कचरे ने डांटा, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से बहुत एंग्री महसूस कर रहा था। तो ये लड़का वही बच्चा है जिसे सिंघानिया फैमिली ने बाहर निकाल दिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये व्यक्ति सिंघानिया फैमिली का वो कचरा होगा। वो वापस क्यों आया है? क्या ये लड़का पहले से ही मर नहीं गया था? वो मरा नहीं, वह जीवन यापन करने के लिए बाहर भोजन पहुंचा रहा है। जब सभी ने पवन के शब्दों को सुना तो उन्हें तुरंत रुद्र याद आ गया। आखिरकार रुद्र को सिंघानिया फैमिली द्वारा इंदौर से बाहर निकाले जाने की घटना ने शहर में काफी हलचल मचा दी थी। बहुत से लोग इसके बारे में जानते थे। प्रवीण ने रुद्र को देखा और स्नियर्ड किया। इस पल में वो रुद्र के बारे में और भी कम चिंतित लग रहा था। रुद्र ने पवन पर एक नजर डाली और कोल्डली कहा, मैंने तुम्हें चले जाने के लिए कहा, क्या तुमने मुझे सुना? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। रुद्र, क्या तुम मुझे पिस ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो? जब मैं अच्छा हूं तो वही करो जो मैं कहता हूं। पवन ने अपनी आंखें वाइड ओपन करके चिल्लाया और फिर उसने रुद्र पर हमला करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। रुद्र ने पवन को देखा और उसकी आंखों में हेल्पलेसनेस की एक झलक थी। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वो मुड़ा और पवन के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा। ठप, एक कुरकुरी आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि पवन रिएक्ट कर पाता, उसे रुद्र के थप्पड़ ने फ्लाइंग भेज दिया। जब सभी ने इस दृश्य को देखा तो वे सभी स्टन थे। उनके मुंह वाइड ओपन थे क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि रुद्र इतना बोल्ड होगा। सच में इतने सारे लोगों के सामने किसी को मारने की हिम्मत करेगा। रुद्र ने इस थप्पड़ में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसके लिए पवन जैसे साधारण व्यक्ति से निपटना अभी भी कोई समस्या नहीं थी। पवन को रुद्र के थप्पड़ ने फ्लाइंग भेज दिया। वह मेज पर स्मैशिंग हुआ और वह बेहोश हो गया। हॉल तुरंत एक डेथली साइलेंस में गिर गया। मंच पर वंशिका रुद्र से डर गई लगती थी। उसने अपनी बड़ी पानीदार आंखों से रुद्र को घूर कर देखा। उसकी सुंदर आंखें सदमे से भरी हुई थी। वो सच में समझ नहीं पाई कि रुद्र अचानक इतना बोल्ड क्यों हो गया था। वंशिका के इंप्रेशन में रुद्र सिंघानिया फैमिली से सबसे ज्यादा डरता था, लेकिन इस पल में रुद्र एक अलग व्यक्ति में बदल गया लगता था। उसने अपने चचेरे भाई पवन को भी मारने की हिम्मत की। वंशिका को शायद पता नहीं था कि वर्तमान रुद्र अब पहले जैसा व्यक्ति नहीं था। लावण्या ने अपना मुंह ढक लिया और उसकी आंखें कॉपर बेल्स की तरह चौड़ी हो गई। इससे पहले जब लावण्या ने देखा कि वंशिका की भुवन से शादी के बारे में रुद्र बहुत इंडिफरेंट था, तो वो कमोबेश निराश थी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उस समय रुद्र की इंडिफरेंस उसके वर्तमान आउटबर्स्ट की तैयारी थी। हालांकि लावण्या को लगा कि बत्रा फैमिली की शादी में रुद्र का परेशानी पैदा करना एक समझदार चॉइस नहीं था। अगर यह मामला बड़ा हो गया तो रुद्र बड़ी परेशानी में पड़ सकता था। जब प्रवीण ने देखा कि पवन को एक थप्पड़ से फ्लाइंग भेज दिया गया था, तो उसके चेहरे पर एक स्मग स्माइल दिखाई दी, क्योंकि उसके पास रुद्र पर हमला करने का कोई कारण नहीं था और अब आखिरकार उसके पास एक था। इसलिए प्रवीण रुद्र के पास भागा और उस पर चिल्लाया, तुम वास्तव में कौन हो? तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या करना चाहता हूं? रुद्र ने प्रवीण को देखा और कोल्डली पूछा, पहले तुमने बत्रा फैमिली की शादी में परेशानी पैदा की और अब तुमने हमारे परिवार के ऑनर्ड गेस्ट को घायल कर दिया है। मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, तुम्हें कीमत चुकानी होगी। भले ही प्रवीण के शब्द राइटियस और ऑ इंस्पायरिंग लग रहे थे, वो रुद्र से निपटने के लिए खुद के लिए एक बहाना ढूंढ रहा था। कीमत चुकाओ।
रुद्र ने प्रवीण को देखा और स्नेह करने में मदद नहीं कर सका। बत्रा फैमिली हमेशा से डोमिनियरिंग रही थी। इस पल में प्रवीण ने पहले ही रुद्र की असली पहचान का पता लगा लिया था। उसके दिल में स्वाभाविक रूप से कोई स्क्रूपुल्स नहीं था और वो रुद्र पर हमला करने वाला था। जब रुद्र ने प्रवीण को देखा जो उस पर हमला करने वाला था, तो उसकी आंखों में डिस्डेन की एक झलक थी। प्रवीण का कौशल साधारण लोगों की तुलना में काफी अच्छा माना जा सकता है, लेकिन रुद्र की तुलना में यह बस कुछ भी नहीं था। धमाका! रुद्र ने अपना पैर उठाया और प्रवीण के घुटने पर लात मारी। आह! तुरंत बाद प्रवीण ने एक मिजरेबल क्राई निकाली, इससे पहले कि हर कोई ये समझ पाता कि क्या हो रहा था। प्रवीण दर्द में रुद्र के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मैंने तुम्हें अभी चले जाने के लिए कहा था क्योंकि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा था। चूंकि तुम इसकी कदर करना नहीं जानते, तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। रुद्र ने प्रवीण को देखा जो उसके सामने घुटनों के बल बैठा था। उसका लहजा बेहद ठंडा था, लेकिन हर कोई किलिंग इंटेंट की एक झलक सुन सकता था। पूरा हॉल तुरंत साइलेंट हो गया। हर कोई केवल प्रवीण की दर्द भरी वेल सुन सकता था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि रुद्र के कौशल इतने भयानक होंगे। उसने एक ही चाल में प्रवीण का दाहिना पैर तोड़ दिया। एक पल के लिए सभी की निगाहें रुद्र पर थी। क्या ये व्यक्ति वास्तव में वो बेकार है जिसे उस समय सिंघानिया फैमिली ने भगा दिया था? सही है, क्या ये लड़का बहुत साहसी नहीं है? उसने प्रवीण बत्रा को मारने की भी हिम्मत की। वह मरना चाहता होगा। ये लड़का कुछ हो सकता है। वह इतना शक्तिशाली है और बत्रा फैमिली को भी अपनी आंखों में नहीं रखता है। वो एक साधारण व्यक्ति नहीं होना चाहिए। सभी ने रुद्र की तरफ देखा और धीरे धीरे चर्चा करने लगे। वंशिका और लावण्या ने चिंतित भावों के साथ रुद्र की तरफ देखा। लावण्या को लगा कि चूंकि रुद्र ने प्रवीण को मारा है, तो बत्रा फैमिली उसे निश्चित रूप से नहीं छोड़ेगी। वंशिका बहुत उलझन में थी। उसे लगा कि शादी में जो रुद्र आया था, वो रुद्र नहीं था जिसे वह जानती थी। चाहे वो उसके काम करने का तरीका हो या वो लोगों को जो भावना देता हो, वर्तमान रुद्र पिछले रुद्र से बहुत अलग था। मंच के बगल में खड़ी ड्रेस में खूबसूरत महिला ने जब ये दृश्य देखा, तो वो माथे पर शिकन डाले बिना नहीं रह सकी। वो अब रुद्र की असली पहचान के बारे में उत्सुक थी। उसने रुद्र पर एक अभूतपूर्व स्वभाव देखा। यह स्वभाव बाकी सभी से ऊपर था। दूसरी ओर रुद्र बहुत शांत था, जैसे कि उसके आसपास के लोग जो कुछ भी कहें, उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। मिस्टर प्रवीण, क्या आप ठीक हैं? इस समय एक अधेड़ उम्र का आदमी प्रवीण के पास भागा और चिल्लाया। प्रवीण का पैर रुद्र की लात से पहले ही टूट गया था और वो पहले से ही इतना दर्द में था कि वो बोल नहीं सकता था। जब अधेड़ उम्र के आदमी ने देखा कि रुद्र ने प्रवीण को कितनी बुरी तरह से पीटा था, तो वो और भी गुस्सा हो गया। उसने रुद्र पर घूरकर देखा और डांटा, लड़के, क्या तुम थोड़े ज्यादा अहंकारी नहीं हो? क्या तुम जानते हो कि वो कौन है? तुमने वास्तव में उसे मारने की हिम्मत की, तो क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? रुद्र ने अपने सामने अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ एक बेहद तिरस्कारपूर्ण भाव के साथ देखा और ठंडक से पूछा। जब अधेड़ उम्र के आदमी ने रुद्र की बातें सुनी, तो वह थोड़ा हक्का बक्का रह गया और एक पल के लिए हकला गया। रुद्र हल्के से मुस्कुराया और धमकी भरे लहजे में कहा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम दूसरों के मामलों में दखल न दो। सावधान रहो कि मुसीबत में न फंसो। जब सभी ने रुद्र की बातें सुनी, तो उनकी आंखें चौड़ी हो गई और वे अविश्वास में थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुद्र के सामने खड़ा अधेड़ उम्र का आदमी एक साधारण व्यक्ति नहीं था। वो कन्हैया था, इंदौर के अंडरवर्ल्ड का नंबर 1 बॉस। वो बत्रा फैमिली के साथ कई सालों से काम कर रहा था। यही वजह थी कि जब रुद्र ने प्रवीण को पीटा, तो अधेड़ उम्र का आदमी इतना बेचैन था। कन्हैया इतने सालों से इंदौर में था और उसने अनगिनत लोगों को मारा था। मूल रूप से कोई भी व्यक्ति जिसने इंदौर में कन्हैया को नाराज किया, उसका अच्छा अंत नहीं होता। इसलिए बहुत से लोग कन्हैया जैसे लोगों से बहुत डरते थे। कोई व्यक्ति कितना भी अमीर या शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर वह कन्हैया जैसे व्यक्ति को उकसाएगा, तो वह शायद अपनी जान भी नहीं बचा पाएगा। रुद्र ने न केवल बत्रा फैमिली को नाराज किया,
बल्कि वह कन्हैया को भी नाराज करना चाहता था। यह स्पष्ट था कि उसने इंदौर से जीवित निकलने की योजना नहीं बनाई थी। मुसीबत में फंसना। कन्हैया ने रुद्र की बातें सुनकर माथे पर शिकन डाली। चाहे कुछ भी हो, कन्हैया को इंदौर में शीर्ष बॉस में से एक माना जाता था। जब उसने रुद्र की बातें सुनी तो वो न केवल डरा नहीं, बल्कि उसने भी ताना मारा। कन्हैया, कृपया मुझे इस लड़के को मारने में मदद करें। जब तक आप मुझे इस लड़के को मारने में मदद करेंगे, मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूंगा। प्रवीण ने अपने पैर में दर्द सहन किया और एक क्रूर भाव के साथ चिल्लाया। जब कन्हैया ने प्रवीण की बातें सुनी तो वो मुड़ा और प्रवीण की तरफ देखा और उदासीनता से कहा, मिस्टर प्रवीण, इस मामले को मुझ पर छोड़ दे। प्रवीण ने अपनी आंखें चौड़ी करके रुद्र पर घूर कर देखा। इस समय प्रवीण की आंखों में रुद्र स्पष्ट रूप से पहले से ही एक मरा हुआ व्यक्ति था। लड़के, तुमने आज मिस्टर प्रवीण का पैर तोड़ दिया। तुम्हें बत्रा फैमिली को एक स्पष्टीकरण देना होगा। कन्हैया रुद्र के पास गया और शांति से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? रुद्र ने कन्हैया से धीरे से पूछा। कन्हैया ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। रुद्र हल्के से मुस्कुराया और शांति से कहा, अगर तुम अब उसका दूसरा पैर तोड़ने में मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। कन्हैया ने रुद्र की तरफ देखा और हक्का बक्का रह गया। वो नहीं समझ पाया कि रुद्र का क्या मतलब था। वो स्पष्ट रूप से अब प्रवीण के लिए खड़ा था। फिर भी रुद्र वास्तव में चाहता था कि वो प्रवीण के पैर तोड़ दे। क्या वो भ्रमित था? लड़के, क्या तुम अभी भी स्थिति को नहीं समझते हो? कन्हैया ने माथे पर शिकन डाली और रुद्र से पूछा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है, तुम ही हो जो नहीं जानते कि क्या हो रहा है। रुद्र मुस्कुराया, फिर कन्हैया के पास गया और उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। रुद्र की बातें सुनने के बाद कन्हैया की आंखों में सदमा चमक गया। उसने अविश्वास में रुद्र की तरफ देखा। मैं कैसे यकीन कर सकता हूं कि तुमने जो कहा वो सच है या नहीं? कन्हैया ने हकलाते हुए रुद्र से पूछा। रुद्र ने अपना फोन निकाला और शौर्यवीर सिंह का नंबर डायल किया। मिस्टर सिंघानिया, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? शौर्यवीर सिंह ने फोन का जवाब देने के बाद सम्मानपूर्वक पूछा। कन्हैया ये पुष्टि करना चाहता है कि क्या मैं वास्तव में तुम्हें जानता हूं। रुद्र ने जवाब दिया और अपना फोन कन्हैया को सौंप दिया। कन्हैया ने रुद्र की तरफ देखा और 2 सेकंड के लिए हिचकिचाया। फिर उसने कांपते हाथों से फोन ले लिया। फोन लेने के बाद कन्हैया ने सावधानी से पूछा, नमस्कार, क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? कन्हैया, ये मैं हूं, शौर्यवीर सिंह ने कहा। जब कन्हैया ने शौर्यवीर सिंह की आवाज सुनी तो वह स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। रुद्र उससे झूठ नहीं बोल रहा था। रुद्र वास्तव में शौर्यवीर सिंह को जानता था। कन्हैया, तुम अब काफी साहसी हो, है ना? क्या तुम जानते हो कि मिस्टर सिंघानिया कौन है? तुम उन्हें नाराज करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम जीने से थक गए हो? शौर्यवीर सिंह स्वाभाविक रूप से जानता था कि क्या हुआ था, इसलिए उसने खुद को वापस नहीं लिया और ठंडक से डांटा। जब कन्हैया ने शौर्यवीर सिंह की बात सुनी तो वह चौंक गया। उसका चेहरा डर से भर गया था। शौर्यवीर सिंह, मैं जानता हूं, चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि क्या करना है। कन्हैया ने रुद्र का फोन पकड़ते हुए सावधानी से कहा। वहां मौजूद लोग ये नहीं सुन सकते थे कि शौर्यवीर सिंह दूसरी तरफ क्या कह रहा था, लेकिन वे कन्हैया के चेहरे के भाव से बता सकते थे कि वो बहुत डरा हुआ था। रुद्र अपनी मूल जगह पर खड़ा था। उसका चेहरा असामान्य रूप से शांत था। रुद्र जानता था कि शौर्यवीर सिंह अब सिर्फ मुंबई में अंडरवर्ल्ड का बड़ा भाई नहीं था। मूल रूप से 4 प्रोविंसेस में कोई भी शौर्यवीर सिंह के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसलिए कन्हैया जैसे लोगों से निपटने के दौरान शौर्यवीर सिंह को ढूंढना सबसे सरल और सबसे प्रभावी तरीका था। रुद्र आज वंशिका के लिए आया था। वो कन्हैया जैसे किसी पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। चूंकि इसे एक फोन कॉल से हल किया जा सकता था, रुद्र को लगा कि उसे कन्हैया जैसे किसी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। कुछ मिनट बाद कन्हैया ने डर से फोन रख दिया। फिर उसने सम्मानपूर्वक रुद्र को फोन वापस कर दिया। मिस्टर सिंघानिया,
मैं अभी अंधा था। कृपया कृपया मेरे स्तर तक नीचे न गिरे, कन्हैया हकलाया। जब हॉल में लोगों ने सुना कि कन्हैया ने रुद्र से क्या कहा तो वे तुरंत बेचैनी की स्थिति में आ गए। वे अविश्वास में थे। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्र के प्रति कन्हैया का रवैया इतनी नाटकीय रूप से बदल जाएगा। यहां तक कि बत्रा फैमिली के लोगों का रुद्र को देखने का तरीका भी बहुत बदल गया था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा था। कन्हैया ने एक फोन कॉल करने के बाद रुद्र से माफी क्यों मांगी? इस बीच मंच के बगल में खड़ी पोशाक में खूबसूरत महिला ने रुद्र को देखते हुए अपनी आंखें संकरी कर ली। इस पल में उसने पहले ही पुष्टि कर दी थी कि उसका निर्णय सही था। रुद्र वास्तव में एक साधारण व्यक्ति नहीं था, अन्यथा कन्हैया अचानक इस तरह से व्यवहार नहीं करता। क्या तुम्हें अभी भी याद है कि मैंने तुमसे क्या कहा था? रुद्र ने कन्हैया से भावहीन होकर पूछा। कन्हैया ने अचानक अपना सिर उठाया और रुद्र को देखा। वो थोड़ा अजीब लग रहा था। कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाने के बाद उसने रुद्र से फुसफुसाया, हाँ, चूंकि तुम्हें याद है तो इसे करो। रुद्र ने कन्हैया से शांति से कहा। कन्हैया ने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे मुड़ा और प्रवीण की ओर चला गया। इस पल में प्रवीण को भी एहसास हुआ कि कुछ गलत था। उसके आंखों में डर का एक निशान झलका और वो कन्हैया पर चिल्लाया, कन्हैया, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में इस बच्चे की बात सुनने वाले हो? मिस्टर प्रवीण, मुझे माफ करें। कन्हैया अब रुद्र की सच्ची पहचान जानता था। कन्हैया की नजर में छोटा बत्रा फैमिली रुद्र की तुलना में कुछ भी नहीं था। इसलिए अगर वह रुद्र की वजह से बत्रा फैमिली का अपमान करता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कन्हैया, इस बच्चे ने तुम्हें किस तरह की दवाई दी? तुम उसकी बात क्यों सुन रहे हो? इस पल में प्रवीण को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। उसने एक डरे हुए भाव के साथ कन्हैया पर चिल्लाया। कन्हैया ने ऐसा काम किया जैसे उसने प्रवीण की बातें नहीं सुनी थी। उसने अपने कपड़ों में से एक पिस्तौल निकाली और उसे प्रवीण पर निशाना बनाया। जब हॉल में मेहमानों ने कन्हैया को अपनी बंदूक निकालते देखा तो वे और भी ज्यादा अवाक रह गए। वे वास्तव में समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा था। कन्हैया एक फोन कॉल का जवाब देने के बाद एक अलग व्यक्ति में क्यों बदल गया? लावण्या और वंशिका ने सदमे में रुद्र को देखा। इस पल में उन दोनों को अचानक एहसास हुआ कि रुद्र पहले जैसा रुद्र नहीं लग रहा था। उसके पास निश्चित रूप से कुछ भयानक बैकग्राउंड था, जिसकी वजह से कन्हैया 180 डिग्री बदल गया। हालांकि भले ही उन दोनों ने अपना दिमाग लगाया, वे ये पता नहीं लगा सके कि रुद्र का क्या बैकग्राउंड था। मिस्टर कन्हैया, क्या आप बत्रा फैमिली का दुश्मन बनने की योजना बना रहे हैं? हालांकि जैसे ही कन्हैया प्रवीण की दूसरी जांघ पर गोली मारने वाला था, हॉल में एक ठंडी आवाज गूंज उठी। आवाज सुनने के बाद सभी मुड़कर देखने लगे। एक सेक्सी खूबसूरत महिला ऊंची एड़ी में मंच के बगल से बाहर निकली। जब वंशिका ने इस महिला को देखा तो उसकी आंखों में गुस्से का एक निशान झलका। यह महिला महाजन फैमिली के नष्ट होने का कारण थी। वह भूषण की पत्नी स्वर्णा बत्रा थी। वंशिका की नजर में स्वर्णा एक दानव की तरह थी। उसने कभी ऐसी क्रूर महिला नहीं देखी थी। रुद्र ने भी धीरे धीरे स्वर्णा को देखा। वह जानता था कि यह महिला वो व्यक्ति थी जिसे वो आज ढूंढ रहा था। जब कन्हैया ने स्वर्णा को बाहर आते देखा तो वह थोड़ा उलझन में लग रहा था। उसने अचेतन रूप से रुद्र को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसे गोली मारो। रुद्र ने स्वर्णा जैसी महिला को बिल्कुल भी कोई मौका नहीं दिया। उसने ठंडेपन से कहा। कन्हैया ने रुद्र की इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने दांत पीसे और ट्रिगर खींचा। धमाका, एक जोर का धमाका हुआ। गोली ने अत्यधिक सटीकता के साथ प्रवीण की जांघ को छेद दिया। प्रवीण के दर्द से करहाने के बाद वह तीव्र दर्द के कारण बेहोश हो गया। जब स्वर्णा ने इस दृश्य को देखा तो उसकी आंखों में गुस्से का एक निशान झलका। वो अपनी ऊंची एड़ी में रुद्र की ओर चली गई और उससे ठंडेपन से पूछा, तुम आखिर कौन हो? आज बत्रा फैमिली के लिए एक सुखद दिन है। पहले तुमने हमारे सम्मानित मेहमान को चोट पहुंचाई और अब तुमने मेरे भाई की टांगे तोड़ दी। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि बत्रा फैमिली को धमकाना आसान है? क्या तुम भूषण की पत्नी हो?
रुद्र ने उदासीनता से पूछा। जब स्वर्णा ने भूषण का नाम सुना तो उसका नाजुक शरीर कांप गया और उसकी सुंदर आंखों में एक अजीब सी झलक दिखाई दी। स्वर्णा ने महाजन फैमिली के साथ इस तरह से व्यवहार करने की हिम्मत इसलिए की थी क्योंकि उसने पहले ही महाजन फैमिली के सभी विवरणों का पता लगा लिया था। उसने महाजन फैमिली के पास कोई अन्य बैकग्राउंड नहीं होने की पुष्टि करने के बाद ही काम करने का फैसला किया। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह अभी भी गलत रास्ते पर जाएगी। चीजें पहले ही इस चरण तक पहुंच गई थी। फिर भी कोई ऐसा था जो महाजन फैमिली की मदद करने के लिए यहां था। इसके अलावा स्वर्णा महसूस कर सकती थी कि रुद्र, जो उसके सामने खड़ा था, एक साधारण व्यक्ति नहीं था। यह सही है, मैं भूषण की पत्नी हूं। तो क्या हुआ? स्वर्णा ने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और एक ठंडे भाव के साथ जवाब दिया। रुद्र ने स्वर्णा को सिर से पैर तक देखा और उसके चेहरे पर एक स्मग मुस्कान दिखाई दी। स्वर्णा वास्तव में काफी सुंदर थी। उसकी आकृति और उपस्थिति को शीर्ष स्तर का माना जा सकता था। स्वर्णा के कपड़े भी बहुत ही आकर्षक थे। ड्रेस का हेम उसके कूल्हों के चारों ओर लपेटा गया था, जिससे उसकी सेक्सी और सुंदर टांगे दिख रही थी। उसका हर कदम एक चरम आकर्षण को दर्शाता था, जो सभी पुरुषों को लुभाता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भूषण ऐसी महिला से मोहित हो गया था। हालांकि रुद्र सुंदर महिलाओं के लिए पहले से ही सुन्न था। वो बहुत स्पष्ट था कि उसके सामने खड़ी महिला एक शैतान जैसी थी। मैं भूषण और वंशिका का दोस्त हूं। मैं वंशिका को आज अपने साथ ले जा रहा हूं। रुद्र ने स्वर्णा से फुसफुसाया। वंशिका मेरे भाई की मंगेतर है। तुम्हें उसे दूर ले जाने का क्या अधिकार है? स्वर्णा ने रुद्र से पूछा। तुम्हारे भाई की मंगेतर? रुद्र ने तिरस्कार से मुस्कुराया और फिर उदासीनता से कहा, वंशिका तुम्हारे भाई से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए शादी रद्द है। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे कहने से ये रद्द हो जाएगी? स्वर्णा ने घमंड से पूछा। हाँ, बिल्कुल। अगर मैं कहता हूं कि ये रद्द है तो ये रद्द है। हाँ हाँ। स्वर्णा ने रुद्र को देखा और हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। फिर उसने उदासीनता से कहा, शादी कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम्हारे जैसा कोई बाहरी व्यक्ति तय कर सके। तुम्हें मिस महाजन से पूछना होगा कि वो सहमत है या नहीं। ये कहने के बाद स्वर्णा धमकी भरे अंदाज में वंशिका को देखने के लिए मुड़ी। जहां तक वंशिका की बात थी, वो वहां मूर्खतापूर्ण तरीके से खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। रुद्र उसके लिए खड़ा होने में सक्षम था, तो वह स्वाभाविक रूप से बहुत भावुक थी, लेकिन वह भावुक होने से ज्यादा चिंतित थी। अब महाजन फैमिली में सभी का भाग्य बत्रा फैमिली के हाथों में था। अगर वह आज भुवन बत्रा से शादी नहीं करती तो महाजन फैमिली में हर कोई खतरे में पड़ सकता था। रुद्र उसे अभी बचा सकता था, लेकिन अंत में वो उसे हमेशा के लिए नहीं बचा सकता था। इसके अलावा वंशिका इन चीजों के कारण रुद्र को फंसाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह जहां थी वहीं खड़ी रही और उसे समझ नहीं आया कि इस सवाल का जवाब कैसे दे। रुद्र जानता था कि वंशिका किस बारे में चिंतित थी, इसलिए उसने उसे बोलने का कोई मौका नहीं दिया। वो वंशिका के पास चला गया और उससे फुसफुसाया, वंशिका, चूंकि तुम ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती तो खुद को मजबूर मत करो। रुद्र, कुछ चीजें हैं जो तुम नहीं जानते, वंशिका ने जल्दी से समझाया। मैं महाजन फैमिली के मामलों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मुझ पर भरोसा करो और मेरे साथ चलो, रुद्र ने वंशिका से दृढ़ता से कहा। जब वंशिका ने रुद्र की दृढ़ नजरें देखी तो वो अवचेतन रूप से उसी जगह पर जम गई। उसकी अभिव्यक्ति शर्मिंदगी से भरी हुई थी। इस समय उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। कन्हैया ने वंशिका को देखा और खुद से आह भरने से रोक नहीं सका। बत्रा फैमिली इस बार बड़ी मुसीबत में पड़ गया हो सकता है। किसने सोचा होगा कि महाजन फैमिली, जो पहले से ही अपनी रस्सी के अंत में था, वास्तव में रुद्र जैसे एक बड़े व्यक्ति को जानता होगा। इंदौर पर एक आपदा आ गई थी। वंशिका, चलो चले। रुद्र ने अपना हाथ बढ़ाया और वंशिका की नरम बाह को पकड़ा। वो मुड़ गया और जाने के लिए तैयार था। तुम्हें मिस महाजन को अपने साथ ले जाने का क्या अधिकार है? इस समय एक और मध्यम आयु वर्ग का आदमी खड़ा हुआ
और बेहद गुस्से वाली अभिव्यक्ति के साथ रुद्र पर चिल्लाया, अगर मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूं तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। मुझे ऐसा करने के लिए एक कारण की आवश्यकता नहीं है। रुद्र ने मध्यम आयु वर्ग के आदमी को ठंडे लहजे में जवाब दिया। जब उस मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने रुद्र के शब्दों को सुना तो वह हैरान होने से खुद को रोक नहीं सका। फिर उसने अपने दांत पीसे और धीमी आवाज में कहा, यह मत सोचो कि बत्रा फैमिली इतना आसान है कि उस पर दादागिरी की जा सके। बत्रा फैमिली प्रवीण की टांगे तोड़ने के लिए तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे नहीं छोड़ेगा। रुद्र हंसने से खुद को रोक नहीं सका। फिर उसने भावहीनता से कहा, बत्रा फैमिली को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? स्वर्णा आखिरकार इसे और नहीं सह सकी और बेहद गुस्से वाली अभिव्यक्ति के साथ चिल्लाया, उसे बताऊं कि मैं कौन हूं। रुद्र मुड़ा और कन्हैया को देखा क्योंकि वो उदासीनता से बोल रहा था। जब कन्हैया ने रुद्र के शब्दों को सुना तो वह स्वर्णा के पास चला गया और उसे कुछ फुसफुसाया। जब स्वर्णा को रुद्र की असली पहचान का पता चला तो वो इतनी डर गई कि उसने 2 कदम पीछे ले लिए और उसे अविश्वास में देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र की पृष्ठभूमि इतनी भयानक होगी। ये कैसे संभव है? स्वर्णा ने फुसफुसाया। वह 1 साल से अधिक समय तक भूषण के साथ रही थी, लेकिन उसने भूषण को रुद्र का कभी जिक्र करते हुए नहीं सुना था। उसे नहीं पता था कि भूषण ऐसे एक बड़े व्यक्ति को जानता था। रुद्र के आने से स्वर्णा की सभी योजनाएं बाधित हो गई थी। क्या यह महाजन फैमिली का तुरुक का पत्ता हो सकता है? स्वर्णा की आंखों में एक अजीब सी झलक दिखी। भूषण का जीवन और मृत्यु अज्ञात है और बत्रा फैमिली अभी भी यहाँ शादी करने के मूड में है। ऐसा लगता है कि भूषण को वास्तव में तुम्हारे द्वारा नुकसान पहुंचाया गया था। रुद्र ने स्वर्णा से भावहीनता से कहा। जब स्वर्णा ने रुद्र के शब्दों को सुना तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने जल्दी से प्रतिवाद किया, क्या बकवास है? भूषण कार दुर्घटना के कारण ऐसा हो गया। इसका मुझसे क्या लेना देना है? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? हालांकि इंदौर में हर कोई जानता था कि स्वर्णा ने निश्चित रूप से भूषण को नुकसान पहुंचाया था। यह महाजन फैमिली और बत्रा फैमिली के बीच का मामला था। अधिकांश लोग केवल तमाशा देख रहे थे। कोई भी दूसरों के मामलों में दखल नहीं देगा और कोई भी ऐसे छोटे से मामले पर बत्रा फैमिली को नाराज नहीं करेगा। क्या तुम्हें इस तरह की चीज के लिए अभी भी सबूत की आवश्यकता है? रुद्र ने उदासीनता से जवाब दिया और फिर जारी रखा, मैं आज यहाँ 2 चीजों के लिए हूं। पहला, वंशिका को अपने साथ ले जाना है। दूसरा, तुम्हें यह बताना है कि मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय दूंगा। अगर भूषण 1 सप्ताह में नहीं उठता है तो मैं बत्रा फैमिली में हर किसी को इंदौर से गायब कर दूंगा। क्या तुम मेरा मतलब समझती हो? जब सभी ने रुद्र के शब्दों को सुना तो वे बहुत परप्लेक्स थे, क्योंकि वे वास्तव में ये नहीं समझ सकते थे कि रुद्र की पृष्ठभूमि क्या थी जो वास्तव में ऐसे शब्द कहने की हिम्मत करता था। स्वर्णा दूसरी ओर जगह पर खड़ी थी और रुद्र को देख रही थी। दूसरे शायद नहीं जानते थे कि रुद्र की पृष्ठभूमि क्या थी, लेकिन स्वर्णा अपने दिल में बहुत अच्छी तरह से जानती थी। उसे पता था कि वो वास्तव में इस बार बड़ी मुसीबत में हो सकती है। बेशक अगर तुम इस सप्ताह के भीतर मुझसे निपटना चाहते हो तो तुम मुझसे निपटने के लिए अपने सभी संसाधनों का उपयोग कर सकती हो। रुद्र ने स्वर्णा को देखा और जारी रखा। स्वर्णा ने रुद्र को निराशा में देखा। एक पल के लिए वो रुद्र की आभा से स्पीचलेस हो गई। किसने सोचा होगा कि बत्रा फैमिली की सबसे बड़ी बेटी स्वर्णा, जो इंदौर में सर्वशक्तिमान थी, रुद्र के सामने एक शब्द भी नहीं कह सकती थी।